बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, मैं जानता हूं। आप लोग जो भी सवाल कर रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे मत करिए। इस वीडियो के नीचे जहां कमेंट का ऑप्शन होता है आप अपने कमेंट वहां पे छोड़ा करिए। खैर, एक अध्याय समाप्त हो गया है प्रथम प्रश्न पत्र का। वो था पृथ्वी की आंतरिक बनावट या आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वो समाप्त हो गया। मैं मानता हूं कि कक्षाएं अभी धीमे चल रही हैं। दिवाली का सीजन है, हर जगह काम बढ़ जाता है इस समय। दिवाली के बाद कक्षाएं और रफ्तार पकड़ लेंगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं जिस समय सीमा में इसे समाप्त करने को कहा हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसी समय सीमा पे इसे समाप्त करूं, है ना। तो कक्षाएं अभी दिवाली के पहले थोड़ी स्लो हैं, अचानक दिवाली के बाद रफ्तार पकड़ लेंगी और तब आपको कहीं अधिक मजा आएगा। तो आप लोग जो सवाल कर रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे मत करिए, क्योंकि वो मेरे मैनेजर आपको भेजते हैं। वो आपके सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं, आप ही बताइए। वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आप पूछ क्या रहे हैं। आपको जो भी पूछना है यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछा करिए, ओके। बहुत सारे कमेंट आए कि नोट्स मिलेगा कि नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, खासकर भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र का जो सेक्शन ए है, भौतिक भूगोल अर्थात भूआकृतिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बहुत व्यवस्थित नोट संभव ही नहीं है। अगर आप बहुत व्यवस्थित नोट बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो यकीन मानिए आप इतना ज्यादा लिख डालेंगे कि एग्जाम हॉल में आपको उत्तर लिखने में कमी पड़ेगी, समस्या आएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखें और क्या छोड़ दें। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा नोट्स लिखने पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप जिस तरह से भी मैं जो यहां समझाता हूं उसको लिखने में अगर सक्षम होंगे तो वही आपका नोट्स है। और आप सभी की लिखने की शैली अलग अलग हो सकती है और यही भूगोल की अच्छी बात है। आप सभी लोग आपस में जितना ही अलग अलग तरीके से लिखेंगे वो आपकी मौलिकता होगी, आपकी अपनी रचनात्मकता होगी। आप अपनी कॉपी में जिस तरह मैं समझाता हूं उसे बस समझते जाइए, क्योंकि आप भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। अब मान लेते हैं मैं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा हूं, है ना। प्लेट टेक्टोनिक में एक व्यवस्थित नोट किसी काम का नहीं होता, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। यानी किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। आप लकीर के फकीर बनेंगे, यानी नोट्स लिखकर नोट्स को याद करके जाएंगे, आप भूगोल प्रश्न पत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं। मैं जिस तरह से चीजों को तोड़ता चला जा रहा हूं, समझाता चला जा रहा हूं। अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तो कुछ खास नहीं था समझने के लिए, लेकिन आगे बहुत कुछ तकनीकी बातें अभी आएंगी, है ना। अपर्दन चक्र की संकल्पना हो गया, प्लेट टेक्टोनिक हो गया, आज मैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ाऊंगा। इन सब चैप्टर से बहुत सारी तकनीकी बातें हैं। तो उन तकनीकी बातों को समझते जाइए। जितना ही ज्यादा ध्यान से आप समझेंगे और साथ ही लिखते चले जाएंगे, चित्र बना बनाकर, जो चित्र में देता चला जाऊं, चित्र बनाकर जितना ही ध्यान से आप लिखेंगे और समझते चले जाएंगे। मुख्य बल समझने पर रखिए। जितना ही बढ़िया से आप समझेंगे, यकीन मानिए भले ही आपका नोट्स देखने में बहुत व्यवस्थित न लगे, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में तो आपकी कलम खुद तेज सरपट दौड़ेगी। आप अगर एक व्यवस्थित नोट तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम हॉल में आप उस लकीर को पकड़ के चलने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप आपकी अपनी रचनात्मकता और मौलिकता कहीं खो जाएगी और उसी रचनात्मकता की दरकार आपको मतलब एग्जाम हॉल में पड़ेगी, उसी मौलिकता की दरकार होगी एग्जाम हॉल में। तो अपनी मौलिकता को एकदम व्यवस्थित नोट्स बनाकर खोइए मत, क्योंकि फिर आप एक लकीर खींच देंगे, फिर आपको फकीर बनना ही पड़ेगा। लकीर मत खींचिए, स्वतंत्र होकर भूगोल का अध्ययन करिए, है ना। खूब बढ़िया बढ़िया कॉपी खरीद लीजिए, जैसे क्लासमेट्स की कॉपी, या उससे थोड़ी सी उससे कम क्वालिटी की कॉपी भी रहेगी तो चलेगी। मुख्य बल चित्र बना बनाकर चीजों को समझने पे दीजिए। जैसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आज बताऊंगा तो समझिए कि वेगनर ने क्या कहा है महाद्वीपों के प्रमाण, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उन्होंने कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, क्या कहा है कि कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो इन बातों को समझते हुए लिखिए। वास्तव में आप जो लिखेंगे वही एक बेहतर नोट्स होगा, मैं सच कह रहा हूं। फिर भी जब भूगोल एक हद तक आगे बढ़ जाएगा तो अगर फिर भी आप अपने से संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं नोट्स अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी नोट्स के चक्कर मत पड़िए। जिस तरह मैं अध्ययनों को समझाता चला जा रहा हूं लिखते चले जाइए समझते हुए। मैंने पहले भी कहा है एक कमेंट में कि मेरे अध्याय को आप 2 बार वीडियो को देखा करिए, 2 बार लिखिए मत।
शुरू में 2 बार, शुरू से लेके अंत तक केवल वीडियो को वॉच करिए कि इसमें कहा क्या गया है, समझाई कौन सी बात गई है। तीसरी बार में आप लिखने का प्रयास करिए। अगर तीसरी बार में आप बिना देखे नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो देखकर लिखने का प्रयास करिए। 2 बार आप मेरी बात को अगर दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे तो आपको ज्योग्राफी ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। 2 बार बिना लिखे सिर्फ देखते रहिए, समझिए, अपने दिमाग को थोड़ा खर्च करिए उस पर जो पढ़ाया जा रहा है। तीसरी बार में उसे देख के लिख लीजिए और आप जो लिखेंगे यकीन मानिए वही बेहतर नोट्स होगा। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा, एग्जाम हॉल में जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, प्लेट टेक्टोनिक या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही लिखने में आपको 4-5 पन्ने लग जाएंगे। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अभी जितना पढ़ाऊंगा 4-5 पन्ने में आप लिखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, क्योंकि समझना होता है, काफी समझ के लिखना होता है, वो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम हॉल में क्या करना होगा। एग्जाम हॉल में सवाल पूछा जाएगा, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए थे, क्या वो प्रमाण पर्याप्त हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर एक निबंधात्मक लेख लिखिए। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, या 150 या 250 शब्दों में? आप बताइए, 4-4, 5-5 पन्ने लिख लेंगे आप। देखिए लिखना ही, यहां तो लिखना ही है। अब एग्जाम हॉल में उसको कैसे 150 या 200 या 250 या 300 शब्दों में समेटना है, इतनी क्षमता कहां से लाएंगे आप? ये तभी होगा जब समझे रहेंगे, क्योंकि जब आप चीजों को समझते हैं तो लकीर का फकीर बनने की जरूरत ही नहीं है। जो बातें पूछी गई हैं उसको अपने समझ के हिसाब से कुछ चित्र बनाकर निरूपित कर दीजिए कि वेगनर महोदय ने ये बातें कही थी, अपने सिद्धांत के प्रमाण में उन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जैसे कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसके बारे में वेगनर महोदय ने कम से कम 15 या 20 साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आप एग्जाम हॉल में क्या 15-20 साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएंगे वेगनर महोदय के? नहीं, इतने साक्ष्य आप प्रस्तुत करेंगे महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जो वेगनर महोदय ने दिया है, तो आप एग्जाम हॉल में पीछे रह जाएंगे। आपको 15 सवाल हल करने हैं, आप 8 ही हल कर पाएंगे। आप वही नोट्स आप मुझसे मांग रहे हैं कि आप सब कुछ मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा अपने तरीके से दूंगा, और आप उसे अपने तरीके से लिखते जाइए। आप सब कुछ लिखेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको प्रॉब्लम होगी, आप समय प्रबंधन करने में पीछे रह जाएंगे, छक्के छूट जाएंगे और प्रश्न पत्र आपका बिगड़ सकता है, मैं सच कह रहा हूं। इसी तरह वेगनर महोदय ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए उसके बारे में आलोचनाएं भी हैं, लगभग 15-20 बिंदु है आलोचना के। अब आप बताइए, 15-20 बिंदु समर्थन में प्रमाण के समर्थन में साक्ष्य, फिर 15-20 बिंदु उसकी आलोचना में, क्या इतना हो पाएगा एग्जाम हॉल में? नहीं। वास्तव में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसे बस इतना मतलब है कि आप विषय वस्तु को समझे हैं या नहीं, जिस तरह से सवाल पूछा गया है उस आधार पर लिख पाए हैं या नहीं। बहुत लिखने की जरूरत ज्योग्राफी में है ही नहीं। एक अच्छा चित्र बनाइए, 4 बिंदु दिखा दीजिए कि ये 4 प्रमाण हैं उनके द्वारा और ये 4 बिंदु आलोचना के हैं वेगनर महोदय के। एग्जाम हॉल में सॉरी आपको नंबर खराब मिल ही नहीं सकते हैं। अपने आप को थोड़ा मानसिक रूप से मजबूत बनाइए, मेरे साथ पढ़ते हुए जैसे करता हूं वैसा करते जाइए। 2 बार वीडियो को देखिए, तीसरी बार में लिखिए, समझिए। अभी ये शैशवावस्था है आपकी, इसी समय आप वयस्कों की तरह काम मत करिए, चीजों को बस समझते चले जाइए। तो आज दूसरा अध्याय है वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। पहला अध्याय था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए हम दूसरे अध्याय को देखते हैं। उम्मीद है कि पहले अध्याय को आपने 2 बार देखा होगा और नोट्स भी उस पर बना लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है क्या? देखिए भाई, वेगनर महोदय कोई भूआकृतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है, ठीक है। वेगनर महोदय भौतिक भूगोल से संबंधित भूआकृतिक विज्ञान से संबंधित है ही नहीं। ये एक जलवायु शास्त्री थे वेगनर महोदय, यानी इनका काम जलवायु का अध्ययन करना था। ये जर्मनी के थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, लेकिन ये भूआकृतिक विज्ञान से संबंधित नहीं थे, ये एक जलवायु शास्त्री थे। इन्होंने पाया कि या धरती पर ऐसा पाया गया है भूमंडल पर कि एक ही स्थान पर, अभी इसे लिखना नहीं है, पहले हमारे साथ समझ लीजिए फिर मैं बताऊंगा कि इसे लिखना कैसे है। धरती पर पाया गया है कि भूमंडल पर कि एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु का प्रभाव रहा है, यानी एक ही स्थल अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के प्रभाव में रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, आप भी जानते हैं ब्राजील यहाँ पे है ना, ब्राजील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है।
ब्राजील एक उष्णकटिबंधीय देश है। क्या यह संभव है कि ब्राजील में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरह जलवायु पाई जाएगी? नहीं, यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत चमकती है, बहुत गर्मी होती है अमेजन की घाटी में। तो यहाँ पे क्या बर्फ जमना चाहिए? नहीं। हिमानीकरण यहाँ पे होना चाहिए। हिमानीकरण मतलब बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछ जाती हैं, जैसे अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी होती हैं। क्या ब्राजील में ऐसा संभव है? लेकिन अगर आपको ऐसा प्रमाण मिले कि ब्राजील में अतीत काल में हिमानीकरण हुआ है, इस बात के अगर पुख्ता सबूत मिल जाए कि ब्राजील में अतीत काल में हिमानीकरण हुआ है, तो आपके मन में कहीं कहीं से आएगा कि यहाँ भी हिमानीकरण कैसे हो गया, या दक्षिण अफ्रीका में हिमानीकरण कैसे हो गया। ब्राजील में हिमानीकरण, अभी हिम नहीं है वहां पे, लेकिन जब कहीं हिम जमता है ना तो अपने साथ से छोड़ जाता है, चट्टानों पर निशान ऐसे छोड़ जाता है कि पता चल जाता है कि अतीत काल में यहाँ हिमानीकरण हुआ था, बर्फ जमा था। तो क्या दक्षिण अफ्रीका में बर्फ जम सकता है? ब्राजील में हिमानीकरण हो सकता है? दक्षिणी भारत में हिमानीकरण के साक्ष्य आपको मिल सकते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकरण के साक्ष्य आपको मिल सकते हैं? संभव ही नहीं है। लेकिन पाया गया है कि भूमंडल पर इन क्षेत्रों में अतीत काल में हिमानीकरण के साक्ष्य मिले। तो वेगनर महोदय समझ नहीं पाए, क्योंकि वो तो जलवायु शास्त्री थे और इसी का अध्ययन कर रहे थे कि जलवायु में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यात्राएं शुरू कर दी दुनिया भर की, है ना, जगह जगह से साक्ष्य जुटाए। इस दौरान उन्हें जो प्रमाण मिले वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए वेगनर महोदय कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। यानी महाद्वीप आज जहां पे दिख रहे हैं वहां पर अतीत काल में नहीं थे, पहले कहीं और थे। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ब्राजील अतीत काल में यानी विषुवत रेखा पर आने से पहले ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र अगर अंटार्कटिका की जगह पे रहा हो, तो अतीत काल में अगर ब्राजील या पूरे दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव के पास रहा हो, तो क्या यहाँ पे हिमानीकरण नहीं होता? होता। वास्तव में यही वेगनर महोदय जानना चाह रहे थे कि यहाँ हिमानीकरण क्यों हुआ। तो उन्हें जो प्रमाण प्राप्त हुआ उसके आधार पर वो ये कह गए कि अतीत काल में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। यानी ये महाद्वीप कभी दक्षिणी ध्रुव के पास रहे हैं, कभी विषुवत रेखा के पास बहते रहे हैं, प्रवाहित होते रहे हैं। हाँ, प्रवाह की दर समझाने के लिए बता दूं, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर एक साल में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो अब आप समझ गए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। महाद्वीपों के प्रवास से संबंधित एक सिद्धांत है ना। आइए इसका अध्ययन करते हैं। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवास से संबंधित, आप जो बोलूंगा वही लिखना है। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवास से संबंधित जिन सिद्धांतों को 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया उसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। वेगनर महोदय मूलतः जर्मनी की जलवायु शास्त्री थे। वेगनर महोदय का संबंध भूआकृतिक विज्ञान से नहीं था, है ना। भूमंडल पर वेगनर महोदय के सामने मूलभूत समस्या जलवायु परिवर्तन की थी, है ना। ये जलवायु शास्त्री थे और इनकी मूल समस्या क्या थी? जलवायु परिवर्तन की थी, यानी जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। भूमंडल पर ऐसा पाया गया है, भूमंडल पर अनेक जगहों पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि एक ही स्थल पर अलग अलग समयों में अलग अलग जलवायु का प्रभाव रहा है। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि एक ही स्थल अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के प्रभाव में रहे हैं। ठीक है, ऐसा मिलता है, ऐसा पाया गया है। तो वेगनर महोदय ने इसके कारणों की खोज शुरू की कि ऐसा क्यों हो कि ब्राजील में या दक्षिण अमेरिका में या प्रायद्वीपीय भारत में या ऑस्ट्रेलिया में ये हिमानीकरण के साक्ष्य क्यों मिले हैं, भूमंडल पर ऐसा पाया गया है। तो वेगनर महोदय ने इसके कारणों की खोज करने के लिए दुनिया भर में यात्राएं शुरू की। इन यात्राओं के दौरान वेगनर महोदय का जो प्रमाण प्राप्त हुए, जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके आधार पर वेगनर महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। अर्थात महाद्वीप आज जिस अवस्थिति में दिखाई देते हैं अतीत काल में उस अवस्थिति में नहीं थे। अतीत में महाद्वीपीय क्षेत्र जो है, यानी जो महाद्वीप हैं, वो अतीत काल में कहीं और थे, यहां पर नहीं थे। यही कारण है कि हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। अब वेगनर महोदय ने कहा क्या, इसे समझते हैं। वेगनर महोदय के अनुसार, अब ये व्याख्या कैसे कर रहे हैं, वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में
अतीत काल में एक युग था, उसको हम कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। वास्तव में जिस काल में कोयले का निर्माण हुआ था उसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। तो वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड अथवा सभी महाद्वीप आपस में समस्त स्थलखंड अथवा सभी महाद्वीप आपस में संलग्न थे। ठीक है, संलग्न थे अथवा आपस में जुड़े हुए थे, है ना। वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में संलग्न थे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे। ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे तो एक विशाल महाद्वीप बन जाएगा। तो वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में संलग्न थे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे। ये सब लिखना है, जिसे वेगनर महोदय ने पैंजिया नाम दिया है। इस विशाल महाद्वीप को वेगनर महोदय ने पैंजिया नाम दिया है। ठीक है, एक चित्र बना लेंगे आप साइड में इस तरह से, ऐसे धरती बना लीजिए। इतनी बातें लिखने के बाद एक चित्र बना लेंगे। ऐसे, यह है धरती और यहां पर है पैंजिया, एक विशाल महाद्वीप। ये क्या है? पैंजिया है। जिसे वेगनर महोदय ने पैंजिया नाम दिया है। वेगनर महोदय के अनुसार, हाँ उन्होंने ये भी बताया, इसके बाद ये लिखिए कि वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में, पैंजिया की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के निकट थी। ठीक है, उनके अनुसार पैंजिया की अवस्थिति दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के निकट थी। वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था। मतलब सारा, जब सभी महाद्वीप केवल एक में रहेंगे तो महासागर भी तो एक ही में रहेंगे ना, चारों तरफ एक ही महासागर था। तो इनके अनुसार पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था, इसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया है। इस विशाल महासागर को वेगनर महोदय ने पैंथालासा नाम दिया है। यानी जो विशाल महाद्वीप है वो पैंजिया और जो विशाल महासागर है वो पैंथालासा। ठीक है, वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया की आंतरिक संरचना में 3 परतें थी। जैसे हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि अलग अलग परतें पाई जाती है पृथ्वी के भीतर, अलग अलग घनत्व वाली। ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है। तो अब हम वेगनर महोदय के हिसाब से समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक बनावट को। वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया की आंतरिक संरचना में 3 परतें थी। एक सियाल, ऊपरी परत को उन्होंने सियाल नाम दिया है। बीच की परत को उन्होंने सीमा नाम दिया है, सीमा। और सबसे निचली परत यानी केंद्रीय भाग को उन्होंने नीफे नाम दिया है, NIFE। ठीक है, वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया की आंतरिक संरचना में 3 परतें थी। कौन कौन सी? ऊपरी परत अर्थात सियाल, मध्यवर्ती परत अर्थात सीमा, केंद्रीय परत अर्थात नीफे। आप समझ गए? वेगनर महोदय के अनुसार कम घनत्व वाला सियाल सीमा पर तैर रहा था। उनके अनुसार जो सियाल का घनत्व है वो अपेक्षाकृत कम है। और आप जानते हैं कि कम घनत्व वाली वस्तुएं क्या होंगी? अधिक घनत्व वाली वस्तु पर तैरने लगती हैं। तो वेगनर महोदय के अनुसार सियाल का घनत्व अपेक्षाकृत कम था, इसलिए सियाल सीमा पर तैर रहा था या तैर रहा है। इतनी बातें आप समझ गए? कम घनत्व, ये चित्र बनाकर यहां पर लिख दीजिएगा, कम घनत्व
इसके बाद, और इसके आगे लिख दीजिएगा अपेक्षाकृत अधिक घनत्व। अधिक घनत्व, ठीक है। इतनी बातें आपने देख ली। अब आगे देखिए, वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया का